तो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, जैसा कि हम बात किए थे यार, हर फोर्थ डे में मेरा एक वीडियो डल रहा होगा। तो आज मेरा सेकंड वीडियो डल रहा है टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज़ के लिए। और देखो यार, हम टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब ही बस यही था कि उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितना भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर को जो नहीं पढ़ा है उसको भी ऐसी तरह से समझाना है टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज़ के साथ साथ कि जो लड़का नहीं भी पढ़ा है अभी तक वो भी इसको पढ़ के आराम से मोर देन 80-85% स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो एकदम घबराना नहीं है। और यार अभी भी पॉसिबल है, ये अभी भी पॉसिबल है स्कोर करना मोर देन 80 एंड 85%। ठीक है, तो इसके लिए ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बस करना क्या है, करना ये है कि अभी अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। एक महीना में यार बहुत सारा काम किया जा सकता है ना, अभी भी 30 डेज़ है। ठीक है, तो यार टेंशन ज़रा सा भी नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, फुल फोकस्ड होना है, निकलेगा। ठीक है, मोर देन 80-85% आएगा। और हाँ, जितना भी हम PDF वगैरह यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में और जितना भी मेरा नोट्स है, सारा कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन में एडेड रहेगा, तो वहाँ से जाके उसको ज़रूर एसेस करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ताकि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम पेपर में यार, एग्ज़ाम पेपर में आग लगा के आ जाओ। ठीक है, और नोट्स यार हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरा ही नोट्स फॉलो करो, तुम किन्हीं का भी नोट्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नोट्स बनाते हैं यार तो बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं। तो बस रिक्वेस्ट इतना ही है कि यार पढ़ो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं MCQs की तरफ। वेलकम बैक टू टॉप 25 MCQ सीरीज़। और हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसका वीडियो टॉप 25 MCQ सीरीज़ प्लेलिस्ट में एडेड है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, और इसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बिना कोई फर्दर डिले के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? सबस्टांसेस whose order changes in acid or basic medium are known as olfactory indicators। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका olfactory indicators का स्मेल चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर मीन्स स्मेल होता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, substances which dissolve in water to give OH- ions are called acids। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो मेरा एसिड्स होता है वो देता है H+। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया, तो मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा राइट है। सबस्टांसेस विच डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव H+ आयंस आर कॉल्ड बेसिस। तो यार ये भी स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया अभी तक, और ये मेरा बिल्कुल सही है ऑप्शंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। जब भी हम लोग वाटर में लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड्स ड्रॉप वाइज करके मिलाते हैं कंटिन्यू स्टेयरिंग के साथ, तो यार उसमें बहुत अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो मेरा हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, एसिड्स विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH- आयंस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यार ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो बस ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, और ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है, क्योंकि यहाँ OH- आयंस लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखते हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस OH- और H+ पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो हाँ, डाइल्यूशन में यही होता है, जब भी हम वाटर में एसिड या बेसिस को मिक्स करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम होता है, एसिड और बेस का कंसंट्रेशन लूज़ होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Substances which indicates the nature of the solution, whether it's acidic or basic, by changing its color or smell are called indicators। तो हाँ यार, इंडिकेटर्स सही होता है। इंडिकेटर्स का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो सॉल्यूशन में जाके पता करे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और ये हमको कैसे पता चले। और इंडिकेटर्स है तो ये कुछ इंडिकेट करता है, इन द सेंस इंडिकेटर से तो कुछ इंडिकेट करेगा, मतलब या तो उसका स्मेल चेंज कर देगा या तो उसका कलर चेंज कर देगा। और ये जो भी मटेरियल ये करता है वो हम लोग उसको इंडिकेटर्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल, pH रेंजेस फ्रॉम 1 to 14। ये स्टेटमेंट यार बहुत कोई को लग सकता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ रेंज देखो, पीएच का डेफिनेशन तो यहाँ सही है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पीएच जो रेंज है वो मेरा 1 से 14 तक दिया हुआ है ना, लेकिन पीएच का रेंज जो होता है वो 0 to 14 होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। तो 2, 3, 5 एंड 8, तो ऐसा देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 2, 3, 5 एंड 8। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन, और हाँ यार क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग जा रहा है, क्योंकि पूरा चैप्टर्स समझाना है इसी एमसीक्यू क्वेश्चन से, तो एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा ही, ठीक है, तो डरना नहीं है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज़ इनकरेक्ट जनरल रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जनरल रिएक्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो यार ये रिएक्शन सही है, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। तो इससे कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लेना, मेटल ऑक्साइड, कोई भी जिंक ऑक्साइड और कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे रिएक्ट करवा के देख लेना, तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन है, नन मेटल ऑक्साइड, इट मीन्स क्या, अच्छा नन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन जैसे है ना, नन मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरा नन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, ये भी एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड खुद एसिड के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ नो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये भी स्टूडेंट मेरा बिल्कुल सही है। उसके बाद जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ करेगा। तो यार ये रिएक्शन साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है मेरा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो नहीं यार ये रिएक्शन मेरा गलत है, क्योंकि जब भी मेरा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा एसिड से तो वो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा, वो बल्कि सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट यार बिल्कुल सेम होता है किसी भी केस में। जब भी ये दोनों रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करेगा एसिड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ ये नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यार, मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा बेस से तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ नन मेटल ऑक्साइड का नेचर था एसिडिक, तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का भी तो नेचर बेसिक होगा ना, है कि नहीं। ये मेरा बेसिक नेचर का है और बेसिक खुद बेस के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, तो यहाँ भी होना चाहिए था नो रिएक्शंस, ठीक है, लेकिन यहाँ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दिया हुआ, तो ये स्टूडेंट मेरा बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, ये तो बिल्कुल सही है। नन मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा बेस से तो सॉल्ट एंड वाटर एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो नहीं यार ये गलत है, क्योंकि देखो नन मेटल ऑक्साइड मेरा क्या है, नन मेटल ऑक्साइड मेरा एसिड है, ठीक है, नन मेटल ऑक्साइड मेरा एसिड है और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करना चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेटल और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो हाँ यार ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। और जब भी वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो नहीं यार ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा ही नहीं। वीक एसिड वही होता है जो एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है, या कहो तो बहुत कम आयोनाइज होता है, उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जितना ऑर्गेनिक एसिड होता है ना वो सारा वीक एसिड होता है। और जो भी वीक एसिड होता है यार वो डिसोसिएट करता ही नहीं है, या बहुत कम डिसोसिएट करता है, इसीलिए हम लोग उसको वीक एसिड या वीक बेस का नाम देते हैं, जो बेस बहुत कम डिसोसिएट करता है। तो ऐसा एसिड और ऐसा बेस यार खुद में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, यहाँ रिएक्शन नहीं होता है। तो ये भी स्टूडेंट मेरा बिल्कुल गलत हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। क्या बेसिक सॉल्ट बनाएगा? नहीं, ये एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड मेरा डोमिनेट करेगा ना कि बेस, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ मेरा डोमिनेट करना चाहिए था एसिड को, तो ये मेरा बनना चाहिए था एसिडिक सॉल्ट, है ना, लेकिन यहाँ बना है बेसिक सॉल्ट, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। तो मेरा देख लो स्टेटमेंट कौन कौन सा गलत हुआ। तो
स्टेटमेंट 5 मेरा गलत है, स्टेटमेंट 6 मेरा गलत है, स्टेटमेंट 8 मेरा गलत है, स्टेटमेंट 10 मेरा गलत है, स्टेटमेंट 11 मेरा गलत है। तो मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शंस मैच कर गया 5, 6, 8, 10, 11। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ यार, ये सब क्वेश्चंस का नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में नहीं चाहते हो कोई क्वेश्चन छूटे तो ये सब का नोट्स लो। और यार एमसीक्यू सीरीज़ में हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं दे रहे, एमसीक्यू दे रहे हैं, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्वेश्चंस इस बार यार 30 क्वेश्चंस होने वाला है, 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, और इसके साथ हम प्रॉपर अपना नोट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी किए थे तो इस वीडियो में भी कर रहा है। और यार नोट्स बहुत टॉप लेवल का नोट्स बनाया है यार, बहुत टाइम लगा बनाने में, तो उसको ज़रूर एसेस करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमको इसको मैच करना है। वैसे तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, अगर ये चैप्टर कभी भी पढ़े हो तो ये क्वेश्चंस पता ही होगा इस सब का आंसर्स। देखो यार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, चलो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाता है। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो हम लोग कभी भी स्टार्टिंग या एंड से जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग रैंडमली बीच से स्टार्ट कर देंगे ऑप्शंस को मार्क करना। ठीक है, तो यार देखो, एसिडिक मतलब एसिटिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एसिटिक एसिड देखते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड मेरा होता है CH3COOH। ठीक है, ये मेरा होता है एसिटिक एसिड। तो यार देखते हैं 3 का क्यू किस में है, 3 का क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू। तो देखो यार 3 का क्यू सब में है। ठीक है, तो इससे हमको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि 3 का क्यू किस में। अब देखते हैं ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आ रहा है। 1 का SRR, इट मीन्स 1 का मेरा R होना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि R का मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम सेकंड का देखते हैं, सेकंड का S एंड सेकंड का T। तो यार बस सेकंड का हमको पता चल जाएगा तो हमको तुरंत ऑप्शन पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन चाहिए। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो मेरा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है, तो देखते हैं मेरा सेकंड का T किस में है, तो मेरा सेकंड का T इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये ऑप्शंस तो मेरा S है पहले, तो ये मेरा ऑप्शंस तो पहले ही बहुत कम चांसेस है इसका होने का। और ये ऑप्शंस में हम मैच जहाँ तक कर पा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि सेकंड का T इसमें मिला और इसमें नहीं है, तो इट मीन्स ये मेरा ऑप्शंस करेक्ट होना चाहिए। ये हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि कैसे मार्क करते हैं आंसर। ठीक है, तो ये हम देख लिए कि सेकंड का T मेरा होना चाहिए और ये ऑप्शंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऐसा हमको प्रोबेबिलिटी लग रहा है। ठीक है, तो अब बाकी हम क्वेश्चन आगे मिलाते हैं। ठीक है, देखते हैं 4 का P। तो 4 यार सल्फ्यूरिक एसिड, तो यार सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता ही होता है किसका होता है, H2SO4। तो यार देखो ये मिल गया। ठीक है, तो देखो यार हम लोग इसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमको बस इसमें मैच द फॉलोइंग में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके हम सारा आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार यही कुछ ट्रिक है जो फॉलो करना, तो कुछ अगर नहीं भी पता हो तो आंसर्स मार्क कर सकते हो यार, बहुत बहुत ईजी है ये सब। और वैसे भी हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl, तो 1 का R, तो यहाँ 1 का R है। उसके बाद 5 का S, तो कार्बोनिक एसिड होता है यार H2CO3, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। तो मेरा आंसर C हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यार ये सब लिख लेना, ठीक है, इसे हमको याद करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जानते हैं जो प्रॉपर स्टडी नहीं किए हैं, तो उनको ये सब का नेम भी पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि सारा एसिड्स का नेम एक जगह पता हो जाए, ताकि हम फर्दर रिएक्शंस में आगे बोलें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसी के साथ करवाएं, तो उस समय अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड इट मीन्स अच्छा हम HNO3 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो हम लोग का इसमें से कौन कौन सा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओनियन, क्लोव्स और वैनिला। ठीक है, तो यार ऑप्शन यही सही है, क्योंकि ओनियन, क्लोव और वैनिला ही होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसका स्मेल चेंज होता है एसिड और बेस में, है ना। और बाकी हम बात करते हैं बी का, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। यार हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज को याद रखने का यार एसिड बेस में ये तरीका है कि ऑरेंज, ठीक है, मेरा यहाँ ऑरेंज, तो ऑरेंज मेरा किस किस कलर से बनता है, ऑरेंज मेरा बनता है रेड कलर से, एंड ऑरेंज मेरा बनता है येलो कलर से, है ना। जब भी
मिथाइल ऑरेंज का बात आएगा तो इट मीन्स रेड, है ना। रेड, रेड क्या सिग्निफाई करता है? खतरा। तो यार एसिड्स बहुत खतरनाक होता है ना। वैसे बेसिस भी खतरनाक होता है लेकिन एसिड्स बहुत खतरनाक होता है। तो यार जब भी रेड कलर मेरा मिथाइल ऑरेंज देगा तो इट मीन्स हम वो कंफर्म कर लेंगे कि हम उस सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज यार जब भी एसिड सॉल्यूशन में डाला गया तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जब भी मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का होगा इट मीन्स वो बेसिक सॉल्यूशन में डलाया है ना। इसका याद करने का ये तरीका है कि ऑरेंज कलर जो बनता है वो मेरा रेड और येलो का मिक्सचर से ऑरेंज कलर बनता है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे याद करना है। और फिनोल्फथाइल इंडिकेटर यार एसिड में कोई कलर नहीं देता, एसिड में कलरलेस होता है, और मेरा जो बेस होता है उसमें ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको ध्यान में रखना। और टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़, ये जो मेरा इंडिकेटर है यार ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये मेरा नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नेचुरल रिसोर्स वाला इंडिकेटर हो गया, मतलब ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया। उसके बाद यार ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ओनियन, टर्मरिक और लिटमस, ठीक है। तो बस ये कुछ कुछ बात था जो बताना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यार हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंस है या नहीं। बेसिकली ये रिएक्शन का हमको ज़रूरत तब पड़ा था जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। तो मेरा निकल रहा था सॉल्ट, एक गैस और वाटर निकल रहा था, ठीक है। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट था। तो जो गैस निकल रहा था उस गैस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा गैस है, ठीक है। तो हम लोग इस कुछ ऐसा प्रोसेस किए थे तो हम लोग को पता चला था कि अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो हम लोग वही प्रोसेस जानने वाले हैं कि उस प्रोसेस में हम लोग किए क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी गैस निकला था हम लोग उस गैस को कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन था, इट मीन्स लाइम वाटर सॉल्यूशन से उस गैस को पास करवाए थे, ठीक है। तो उस गैस को पास करवाए थे लाइम वाटर सॉल्यूशन से, तो हम क्या देखे, जो मेरा सॉल्यूशन था वो मेरा वाइट कलर में टर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद उस गैस को अगर हम कंटिन्यूस उससे पास कराते रह गए तो फिर हम लोग क्या ऑब्ज़र्व किए कि वो जो सॉल्यूशन था, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन था वो फिर से नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते थे कि अच्छा जो गैस निकला है वो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, क्योंकि जब मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब पास करवाए थे उस गैस को तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ठीक है। हम लोग ऐसा अनुमान लगाए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट बना क्योंकि वो पीपीटी होता है, ठीक है। उसके बाद उस गैस को कंटिन्यूसली उस सॉल्यूशन से पास कराते रह गए तो फिर उसका कलर बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। और हम लोग को ये पता था कि जब मेरा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है तो मेरा वापस से जो कंपाउंड है वो भी सॉल्यूशन है वो मेरा बैक टू नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते थे इतना से कि वो जो गैस निकल रहा था वो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। हम लोग वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सीखने वाला है, ठीक है। वैसे हम लोग वो कॉन्सेप्ट पूरा सीख चुके हैं, यही जो जितना भी बात बोले टोटल कॉन्सेप्ट यही था कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। बाकी अब हम लोग अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बस उसके लिए देखना है कि स्टेटमेंट बस पढ़ना है। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स वाइट ड्यू टू पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और हाँ यार ये जो क्वेश्चंस भी जो भी हम तुमको अभी समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है, उसको एक एक पॉइंट, उसका एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लाइम वाटर से तो मेरा कौन सा पीपीटी बनता है, उस पीपीटी का नेम बताओ। तो ये भी एक क्वेश्चन है ना। और जब भी हम, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पीपीटी से पास हुआ तो वो पीपीटी वापस से नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड का नाम बताओ, जो पीपीटी था और जो नॉर्मल हुआ। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यार पूछो मत इसमें कितना क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। इसलिए हम ये क्वेश्चंस लिए ताकि शुरू से लेकर अंतिम तक समझा सकें कि इस रिएक्शन का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब हमको पता चल चुका है अभी, तो बाकी बस ऑप्शंस पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। वैसे इतना बताने के बाद तो ये ऑप्शन खुद ही मार्क कर सकते हो, है ना। और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट इस पे नहीं करते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3 and 4 contains solution of pH 4, 8, 6 and 12 respectively. Arrange them in increasing acidic order and also tell its action on litmus, ठीक है।
तो सबसे पहले यार हमको 4 सॉल्यूशंस दिया हुआ है, वो भी 4 टेस्ट ट्यूब में, तो उसका पीएच दिया हुआ है कि 4, 8, 6 और 12। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जो मेरा पीएच स्केल होता है वो मेरा 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। और 0 से लेके 6 तक, मतलब इंक्लूडिंग 6, ठीक है, 6 तक मेरा एसिड्स होता है, ठीक है। और 8 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंड एंडिंग इन 14th हम लोग वो जो लेते हैं, वो जो मेरा ब्रैकेट होता है वो मेरा बेसिस का ब्रैकेट होता है, ठीक है। अगर उतना में किसी का पीएच आ रहा है तो वो मेरा बेस होगा, और अगर मेरा 0 से 6 में आ रहा है तो वो मेरा एसिड होगा, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो ना एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है। तो बाकी यही सॉल्यूशंस दिया हुआ है। इस सॉल्यूशंस को हमको देखते हुए, इन सब का पीएच को देखते हुए हमको इसको इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा इसमें हम लोग डायरेक्ट कर ही लेता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेरा एसिडिक कौन सा होगा, या इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर बोला है तो सबसे पहले हम बेस ढूंढते हैं। सबसे खतरनाक बेस यहाँ मेरा कौन सा होगा, तो ये मेरा 12 वाला होगा। ये 14 के बहुत करीब है, तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और सबसे वीक एसिड हो गया कहो तो, है ना। सबसे वीक एसिड यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद नंबर 8, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया 8 वाला, और उसके बाद मेरा थर्ड 6 हो गया, उसके बाद फोर्थ मेरा 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस ऑर्डर में कौन सा अरेंज है। तो सबसे पहले फोर्थ, है ना, सबसे पहले फोर्थ टेस्ट ट्यूब का, तो सबसे पहले फोर्थ मेरा कौन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है मेरा ऑप्शन नंबर 2, है ना, टेस्ट ट्यूब 2 को। 4 के बाद टेस्ट ट्यूब 2 कौन सा है, ठीक है। तो 4 के बाद मेरा बस एक ही ऑप्शन बचा है, 4, 2, 3 एंड 1। तो यार ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। और जहाँ तक बात की लिटमस का, तो लिटमस का देख लेते हैं। 4 and 2 टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इट मीन्स अगर 4 and 2 मेरा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो यार लिटमस का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लिटमस का ये प्रॉपर्टी बता देते हैं। लिटमस का ये प्रॉपर्टी होता है, जब भी लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो लिटमस जो है वो मेरा कलर चेंज करता है। अगर कोई कलर है तो वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरा एसिड रहा तो सॉल्यूशन, अगर मेरा एसिडिक रहा तो लिटमस पेपर मेरा रेड कलर शो करता है, और मेरा सॉल्यूशन बेसिक रहा तो जो मेरा लिटमस पेपर है वो कलर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा रेड टर्न्स टू ब्लू, ठीक है, रेड कलर से ब्लू कन्वर्ट में हो रहा है। तो मतलब मेरा 4 और जो 2 है वो मेरा बेस है, ठीक है, वो मेरा बेसिस है। तो देखो यार मेरा 4 मीन्स मेरा 12, और 2 मीन्स मेरा 8, ठीक है ना। इसके हिसाब से सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब में, तो मेरा 4 और 2 ये हो गया, ठीक है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो बेसिस है। तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन है यार जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा, है ना। तो देखते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन यार ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। और डिस्टिल्ड वाटर में यार कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होता है मूवमेंट के लिए, इसलिए भी ये सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करता। और रेन वाटर, है ना, रेन वाटर में यार मिनरल्स होता है, ठीक है, तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और कंसनट्रेटेड एसिड और बेस, अच्छा ये सबको लग सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा क्योंकि एसिड और बेस है, लेकिन यार ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ कंसनट्रेटेड है ना। कंसनट्रेटेड एसिड बेस में कोई फ्री आयंस नहीं होता है मूव करने के लिए, है ना, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और अल्कोहल सॉल्यूशन, ये भी लग सकता है सबको कि अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप है तो ये कंडक्ट करता होगा, है ना, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इसका आयंस फ्री नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इसीलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और फिर डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, और ये डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन इट मीन्स इसका आयंस फ्री होगा, जो एसिड है वो मेरा टूट चुका होगा, है ना, तो इसमें H+ आयंस इसमें होगा मूव करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। तो मेरा यार सिर्फ ऑप्शन 3 and 6 सही है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है ना। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन हो गया। और देखो यार इन सब क्वेश्चंस, मतलब इन सब सॉल्यूशंस का पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन दे देगा, डिस्टिल्ड वाटर दे देगा, ऐसा मतलब सबसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसलिए मेरा एक एक क्वेश्चन यार लेंथी जा रहा है, मानते हैं लेंथी जा रहा है, लेकिन यार इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सब क्वेश्चन वर्थेड है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो सबसे पहले यार जो भी क्वेश्चंस आता है इस टाइप का जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले ना अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो मतलब 10 ml सॉल्यूशन NaOH का था, वो 8 ml HCl का सॉल्यूशन से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, मतलब 8 ml एसिड 10 ml बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, तो बस यार यहाँ यूनिटरी मेथड लगाना है कि 10 ml बेस को 8 ml एसिड न्यूट्रलाइज किया, तो 20 ml बेस को कितना ml एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। तो यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। 10 को 8 ml किया, ठीक है, 10 ml को 8 ml किया, तो 20 ml को 16 ml करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। बस न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं है यार, क्योंकि क्लास 10th लेवल पे न्यूमेरिकल बहुत इजी सब आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरा 5 ऑप्शंस दिया हुआ है और इससे 5 क्वेश्चंस बन सकता है ना। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यार विनेगर। ठीक है, विनेगर का क्या होता है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ना। तो विनेगर में यार हमको जहाँ तक पता है कि विनेगर में यार एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। विनेगर में मेरा एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ऑरेंज बोलो या लेमन बोलो, ठीक है, दोनों खट्टा लगता है। खट्टा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें मेरा साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हम लोग को खट्टा लगवाता है ना। और टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो यार टमाटो में मेरा ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबको एकदम याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। और कर्ड में यार लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। और एंड स्टिंग में यार मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। बेसिकली जितना भी टाइप का स्टिंग होता है जो डंक मारता है ना, उसमें बेसिकली मिथेनॉइक एसिड ही प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स वगैरह में। तो यार बस इसका ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं, 1 का Q 2 का S, 1 का Q 2 का S, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 9 का B। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यार ये सब याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट है, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसको रटना ही पड़ेगा। तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर, है ना। यहाँ हमको कुछ एसिड और बेसिस दिया हुआ है और इसको हम लोग डिक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं यार सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो यार ये तो एसिड ही है, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये भी एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मेरा बेस है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग बेस नंबर 3 है। तो नंबर 3 का बस 2 ही ऑप्शन है, C एंड D। उसके बाद देखते हैं 2 या 4, तो ये तो सिंपल ही हो गया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद ये सब तो एसिड ही है और वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद वाटर आएगा, उसके बाद कार्बोनिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बस इसी ऑर्डर में देख लेते हैं। और यार ये बिल्कुल ऑप्शन D से मैच कर गया। सबसे पहले है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 नंबर, 4 नंबर वाटर, सेकेंड नंबर कार्बोनिक एसिड और फर्स्ट नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन विच गैस इज इवॉल्व एट कैथोड एंड एनोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, यार बता नहीं सकते ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कितना सारा क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन 11th 12th सब में है। तो ये क्वेश्चन यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार ये ब्राइन सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ हाई नाम दे दिया गया है। और ये क्या है, डिज़ोल्व्ड NaCl। ठीक है, जब भी हम लोग NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो मेरा ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो यार ये कुछ नहीं है, NaCl एक्वस या NaCl को जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे। और यार हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो उसको ज़रा माफ़ करना। उसके बाद देखो, जब भी ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो 3 चीज़ बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्लोरीन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है। ठीक है, ये 3 चीज़ बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीनों का हम लोग यूज़ प्रॉपरली कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह पर। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। और यार ये मेरा नोट्स का है, तो मेरा नोट्स अगर लेना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक एडिट रहेगा, तो वहाँ से मेरा नोट्स प्रॉपर ले सकते हो, कोई लोड नहीं है। तो चलो देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। और इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो डिकम्पोज करता है, वो टूट जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो ये रहा इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमको बस ये बताना है कि कैथोड और एनोड पे कौन कौन सा गैसेस निकल रहा होता है ना। तो देखो यार, क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट एनोड, एनोड पे क्लोरीन निकलता है, ठीक है, एनोड पे क्लोरीन निकलता है, एनोड पे क्लोरीन गैस निकलता है। ये देखो यहाँ एनोड है ना, एनोड हम लोग बेसिकली पॉजिटिव साइड वाले को बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं। तो एनोड के तरफ से हमको क्लोरीन गैस निकल रहा होता है, ठीक है। और यार इसका हम लोग यूजेज भी बहुत, क्लोरीन गैस का यूज़ यार बहुत ज़्यादा होता है। क्लोरीन गैस को हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, इसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज़ करते हैं, वाटर क्लीन करने के लिए, पीवीसी में यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। और बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन गैस का यूज़ है। हाइड्रोजन गैस को यार तो हम लोग फ्यूल के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मेरा स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और देखो यार, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, तो यार ये इसमें कुछ कुछ पार्ट NaCl का भी होगा और NaOH भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। NaOH बेसिकली मेजर पार्ट NaOH है और माइनर पार्ट NaCl है, ठीक है। तो देखो यार, NaOH का कहाँ यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यार सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सोप बनाने में, सोप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है ना। तो ये वाला स्लाइड ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। और हाइड्रोजन गैस इज़ गिवन आउट एट कैथोड, तो हाइड्रोजन गैस जो मेरा निकलता है वो मेरा कैथोड पे निकलता है। कैथोड हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं। तो बस यहाँ हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि मेरा H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड, तो ऑप्शन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही है। और यार ये प्रोसेस क्लोरोअल्कली प्रोसेस कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये पूरा स्लाइड एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना खुद से, ठीक है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम टू गिव। जब भी हम क्लोरीन को पास करवाएंगे स्लैग्ड लाइम से, ठीक है, कोई यार कोई क्वेश्चन में लिख सकता है कि स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन, जब भी क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन से तो क्या होगा, या बेसिकली NCERT में लिखा हुआ है ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है, इसलिए हम ड्राई स्लैग्ड लाइम लिखे हैं। तो देखते हैं, जब भी हम क्लोरीन को ड्राई स्लैग्ड लाइम, इट मीन्स स्लैग्ड लाइम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, उसमें हम जब भी क्लोरीन को पास करवाते हैं तो मेरा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस है, और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। तो बस ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यार इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे हमको ज़रा ध्यान से देख लेना। तो विच इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हम लोग यार बेसिकली वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को वॉशिंग सोडा से रिमूव करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू गिव, ठीक है। तो यार जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड का अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ, ठीक है, यहाँ मेरा 4 रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ मेरा 4 रिएक्टेंट है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी हम इन सब का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हम लोग बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं, NaH। मेरा हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है पैड पे, CO3। हम लोग यार बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं। और ये यार हम लोग का बहुत जगह यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हम लोग का पेट वेट दर्द करता है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं एज ए एंटासिड, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट में इंक्लूड किया हुआ होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ,
व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ये क्वेश्चन यार खुद से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब एट विच टेम्परेचर जिप्सम इज़ हीटेड टू गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है, जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं तो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, और ये मेरा होता है 373 केल्विन, इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान में रखना। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच ऑफ एसी ड्रेन इज, एसी ड्रेन का पीएच क्या होता है? तो ये सब यार सारा छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, सारा नोट्स में इंक्लूडेड है, तो नोट्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है ताकि इन सब क्वेश्चन का आंसर खुद कर पाओ। ठीक है, और इसका आंसर हम नहीं करने वाले, इसका आंसर खुद करो। और बेसिकली अगर करना भी चाहें तो इसका आंसर होता है यार लेस देन 5.6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग मेजरली यूज़ कहाँ करते हैं? तो बस वही क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा तो आंसर कर सकते हो। इनेमल इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, इनेमल जो होता है हम लोग का दांत का जो बाहरी वाला सतह होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो किससे बना होता है? ठीक है, वो हम लोग का बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, वो हम लोग का कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये सब यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना पड़ेगा। देखा, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या फॉर्म करेगा? तो देखो यार बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो अगर हमको थोड़ा सा भी रिएक्शंस ये ध्यान में हो तो ये हम इसका आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। जब भी मेटल मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या बनेगा? मेरा बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यार ऐसे ही हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि मेरा जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम तो हो नहीं सकता है क्योंकि मेरा हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा, तो मेरा बी और सी में से कोई सही होगा। तो हम बी और सी में से मार्क करना चाहेंगे। तो यार ये रिएक्शन में यार जिंकेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यार अल्कलीज़ क्या होता है? तो अल्कलीज़ क्या होता है? अगर ये चैप्टर हल्का सा भी ध्यान से पढ़े होगे तो पता होगा अल्कलीज़ क्या होता है। ठीक है, हम ये सब क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। अब ये सब जितना भी क्वेश्चंस है वो सब खुद से करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम एक बार नोट्स पढ़ो। ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए इतना करना कि एक बार ये एमसीक्यू का सीरीज़ देख लिए, अब एक बार नोट्स पढ़ लिए और वापस से सीरीज़ पे आके जितना क्वेश्चंस बच गया सारा क्वेश्चंस को बना लिए और जितना क्वेश्चंस हम बताए हैं उस सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिए। तो यार हमको नहीं लगता है कि अब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी छूटने का उम्मीद कहीं से भी बच जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और बाकी देखो यार सारा क्वेश्चंस है, ये सब एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारा ईजी है, क्योंकि देखो हम अभी सारा क्वेश्चंस जितना भी आगे आने वाला है उन सब को ओरली बताए थे, है ना। तो बाकी यार और कुछ नहीं है, बस इस चैप्टर में इतना ही है और इतना ही कर लो, बस ज़िंदगी सेटल है। ठीक है, इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 30 क्वेश्चन है यार, इसका प्रैक्टिस कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है चैप्टर में। चैप्टर एकदम शॉर्टेड है, ये बहुत इजी चैप्टर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यार जितना भी हम पीडीएफ यूज़ किए हैं सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड होगा, तो वहाँ से जाके पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस करो, सारा पढ़ो, नोट्स पढ़ो, उसके बाद पीडीएफ पे वापस आओ, वापस से नोट्स पढ़ो, उसके बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।